आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यह जो 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जो है 10th में पढ़ना है। तो 10th क्लास में इस टॉपिक से कितना ऑब्जेक्टिव आने वाला है, सबसे पहले उसी को बताने जा रहा है। तो इसको बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। यहाँ सबसे पहले समझेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है यानी क्वाड्रेंस क्या है। तो क्वाड्रेंस जो है यह दो रेखाओं से बटा हुआ 4 पार्ट है, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन और दूसरा ओरिएंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। यहाँ पर इस तल को दोनों रेखाओं द्वारा जो 4 भाग बना है इसी को चतुर्थांश कहते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसको जो है तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। यानी ये और यह दोनों लाइन एक तल को 4 भागों में बांट रहा है, इस चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। और यह जो क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष कहते हैं। इसको एक्स से लिखेंगे इस तरह, यह एक्स और यह एक्स डैश। यह जो क्षैतिज रेखा है यानी ओरिएंटल लाइन, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, एक्स अक्ष, ठीक है। और यह जो लाइन है ऊर्ध्वाधर खड़ी यानी वर्टिकल लाइन, इसको वाई अक्ष कहते हैं, और इसको इस तरह लिख सकते हैं वाई डैश। यह वाई और यह वाई डैश है। यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे वाई अक्ष, यानी वाई एक्सिस और यह एक्स एक्सिस है। और दोनों रेखाओं द्वारा यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसको ओ से सूचित किया जाता है। इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ जो कटा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे मूल बिंदु। और यहाँ पे एक और बात समझेंगे कि प्रथम चतुर्थांश कब होगा, द्वितीय कब होगा। तो यहाँ पे एक घड़ी के जैसा बनाते हैं और इसको 4 भागों में बांटते हैं, और घड़ी के उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लेते हैं। और फर्स्ट जो है यहाँ पर जैसे घड़ी में 1 बजता है तो फर्स्ट चतुर्थांश यही होगा, और इसके एंटी क्लॉक यानी इस दिशा में चलेंगे इस तरह। तो यहाँ पे यह जो चतुर्थांश मिलेगा यह दूसरा चतुर्थांश होगा, और यह तीसरा, और फिर यह जो है चौथा होगा। यानी एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तब चतुर्थांश का जो चारों पार्ट मिलेगा उसका नाम हम लिख सकते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इस तरह हम लिख सकते हैं। बहुत लड़के को देखे हैं कि क्लॉक वाइज भी लिख लेते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश मान लेंगे, इसको दूसरे, और इसको तीसरे, और इसको चौथे। तो यह गलती हो जाएगा, यह गलत होगा। इस चतुर्थांश को जो है यानी निर्देशांक ज्यामिति का जो चतुर्थांश है वह एंटी क्लॉक दिशा में लिया जाता है, यानी एंटी क्लॉक वाइज जो दिशा होता है उस दिशा में लिया जाता है। तो यहाँ पे यह समझ गए। और यहाँ पे एक और बात समझेंगे कि यह जो एक्स अक्ष है यह एक संख्या रेखा है, यानी यहाँ से यानी यहाँ मूल बिंदु से दाईं दिशा में जाएंगे तो धनात्मक संख्या मिलेगा, और इस मूल बिंदु के इस बाईं दिशा में जाएंगे तो इधर ऋणात्मक वैल्यू मिलेगा यानी ऋणात्मक संख्या मिलेगा, और इधर पॉजिटिव मिलेगा यानी धनात्मक संख्या। और यहाँ पर भी समझेंगे, यहाँ जो मूल बिंदु है इस मूल बिंदु से जब ऊपर जाएंगे तो धनात्मक वैल्यू आएगा। यह भी एक संख्या रेखा है। यहाँ जो मूल बिंदु है यह 0 होगा, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सभी जो संख्या आएगा वह धनात्मक आएगा, और यहाँ से नीचे आएंगे वाई अक्ष पर तो जो भी वैल्यू आएगा वह ऋणात्मक होगा। यानी इस मूल बिंदु से लेकर दाएं तरफ जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक का जो भी संख्या आएगा वह धनात्मक होगा। यहाँ पर लिख देंगे धनात्मक। और यहाँ पर एक और बात समझेंगे कि यहाँ मूल बिंदु से इधर का जो अक्ष होता है एक्स अक्ष, इसको धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ पर इसको यानी इस लाइन को लिख सकते हैं धनात्मक एक्स अक्ष। और इस मूल बिंदु से इधर बाएं साइड का जो अक्ष है इसको ऋणात्मक अक्ष कहते हैं, यानी ऋणात्मक, यहाँ पे लिख देंगे ऋणात्मक एक्स अक्ष। अब यहाँ पे वाई अक्ष पर आएंगे तो मूल बिंदु से ऊपर वाला जो अक्ष है वाई अक्ष, यह धनात्मक वाई अक्ष होगा, यानी यह जो है लिखाएगा धनात्मक वाई अक्ष, इतना लिख देंगे। और यहाँ मूल बिंदु से नीचे वाला जो वाई अक्ष है इसको ऋणात्मक वाई अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर एक और बात समझेंगे कि एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु आएगा यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको भुज कहेंगे, यानी एक्स जो है इसी एक्स को भुज कहेंगे। इस तरह भुज लिख सकते हैं।
यानी x का कुछ न कुछ मान आएगा तो उस मान को हम भुज कहेंगे। यहाँ पर x को भी भुज कहेंगे क्योंकि x का मतलब है कि x का इसमें कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। और उसके बाद यहाँ पे y अक्ष पर आएंगे तो y अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु आता है, नीचे आए ऋणात्मक में या धनात्मक में आए, यानी y जो आएगा y का वैल्यू उसको कोटि कहते हैं। और इस भुज को यानी x को कहते हैं, एक और नाम है x नियामक। यहाँ पे लिख देंगे नियामक, यानी x नियामक यानी भुज, भुज यानी x। और y को कहते हैं y नियामक, यानी y नियामक को कोटि कहते हैं, यानी y को कोटि कहते हैं। और इस दोनों द्वारा बिंदु बनता है, यानी x और y के द्वारा बिंदु बनता है, इसको हम बिंदु कहेंगे यानी पॉइंट कहेंगे। और कोई भी बिंदु को लिखने के लिए कभी भी इस फॉर्म में लिखते हैं, पहले आएगा x का मान यानी भुज का मान आएगा और उसके बाद में जो आएगा कोटि का आएगा, क्योंकि जब हम अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं तो पहले x आता है उसके बाद y आता है। उसी के आधार पर यहाँ भी हम पहले x वाला वैल्यू को लिखेंगे और उसके बाद y वाला वैल्यू को लिखेंगे, यानी पहले भुज का वैल्यू का मान लिखेंगे और उसके बाद कोटि के वैल्यू का मान लिखेंगे, तब इसके द्वारा एक बिंदु बनेगा। अब जो है बिंदु बन गया तो वह जो बिंदु होगा अगर प्रथम चतुर्थांश में होगा यानी फर्स्ट चतुर्थांश में होगा तो उसका चिन्ह जो है किस रूप में आएगा, यानी चिन्ह का मतलब है कि धनात्मक में आएगा कि ऋणात्मक में आएगा, उसको देखते हैं। यहाँ पे जो है यह एक पॉइंट हो गया यानी एक बिंदु हो गया। अगर इस बिंदु का देखना है कि इस बिंदु का चिन्ह क्या है, चाहे इस बिंदु का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का चिन्ह क्या होगा, पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे पहले समझते हैं कि कोई भी बिंदु हो उसका दो डायरेक्शन होगा। एक तल पर जो है एक तल हो और उस तल पर देखेंगे तो उसका दो डायरेक्शन होगा, एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा, यानी एक चौड़ाई के रूप में होगा एक लंबाई के रूप में होगा, तो दो डायरेक्शन होता है। इसीलिए इस निर्देशांक ज्यामिति को 2D भी कहा जाता है, यानी 2 डायरेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बिंदु का डायरेक्शन देखेंगे, सबसे पहले x अक्ष पर देखेंगे, तो इधर से हम आएंगे x अक्ष पर, तो यह जो x अक्ष है मूल बिंदु से इधर है और यह जो x अक्ष है यह धनात्मक है, तो इसके द्वारा जो बिंदु बना रहेगा x और y के रूप में, तो x का जो चिन्ह होगा वह प्लस में होगा, यहाँ पे लिखते हैं वह प्लस में होता है, ठीक है। उसके बाद y वाला है, तो इस बिंदु से हम कहाँ जाएंगे तो y अक्ष पर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो y अक्ष पर आ रहे हैं तो मूल बिंदु से ऊपर वाला यह y अक्ष है यानी धनात्मक y अक्ष है, तो यहाँ का जो y का वैल्यू आएगा इस बिंदु पर यानी इस y अक्ष पर कोई भी बिंदु आएगा तो उसका जो चिन्ह होगा प्लस होगा यानी धनात्मक होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो चतुर्थांश है यानी फर्स्ट जो क्वाड्रेंस है उसका जो चिन्ह होगा वह प्लस प्लस होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वह भी प्लस में होगा और y का जो वैल्यू होगा वह भी प्लस में होगा। उसी तरह अगर y बिंदु इस दूसरे चतुर्थांश में रहेगा तो उस बिंदु का चिन्ह जो होगा उसको यहाँ पे देखेंगे, इस बिंदु का भी x और y में वैल्यू होगा, यानी यह जो बिंदु है इसका दो वैल्यू होगा, एक भुज का एक कोटि का, क्योंकि 2D है इसका दो डायरेक्शन होगा। तो इस दूसरे चतुर्थांश में जो है कोई भी बिंदु का चिन्ह क्या होगा उसको देखेंगे, तो इस बिंदु से हम पहले x अक्ष पर आएंगे, तो x अक्ष नीचे है यहाँ वाला, ये यहाँ मूल बिंदु से लेकर के इधर बाएं साइड में है, यह जो x अक्ष है यह ऋणात्मक x अक्ष है, इसलिए x का जो वैल्यू आएगा वह माइनस में आएगा, ठीक है, यानी भुज का जो वैल्यू होगा वह माइनस में होगा। उसी तरह यहाँ से इस बिंदु से y अक्ष पर आएंगे, क्योंकि इधर एक डायरेक्शन है दूसरा तो इधर है ही नहीं, तो इधर आएंगे, तो यहाँ से इधर चलेंगे y अक्ष पर, तो यह जो y अक्ष है मूल बिंदु से ऊपर वाला यह धनात्मक y अक्ष है, इसलिए y अक्ष पर जो भी बिंदु आएगा उसका वैल्यू जो होगा प्लस में होगा यानी धनात्मक होगा, तो y का जो वैल्यू होगा इसमें धनात्मक होगा। तो यहाँ पर जो भी बिंदु आएगा द्वितीय क्वाड्रेंट में यानी सेकेंड जो क्वाड्रेंट है इसमें जो बिंदु आएगा उसका जो चिन्ह होगा माइनस प्लस में होगा, पहले माइनस होगा बाद में प्लस होगा, क्योंकि x का वैल्यू पहले होता है उसके बाद y का होता है। तो यह द्वितीय चतुर्थांश का हो गया। अब जो है तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं, अगर y बिंदु तृतीय चतुर्थांश में रहेगा तो इस बिंदु का जो वैल्यू का जो चिन्ह होगा यानी उस बिंदु का जो भुज और कोटि का जो चिन्ह होगा वह क्या होगा उसको देखेंगे। इस बिंदु का जो वैल्यू आएगा वह भी x और y के रूप में आएगा।
और x और y के रूप में जो आएगा उसका चिन्ह देखेंगे। तो यहाँ से जो है इस बिंदु से पहले हम x अक्ष पे जाएंगे, तो x अक्ष यहाँ है तो इधर हम जाएंगे। तो इस x अक्ष पर आएंगे तो यह जो x अक्ष है मूल बिंदु से इधर वाला है जो कि ऋणात्मक x अक्ष है, तो इसका जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, यानी भुज का जो वैल्यू होगा x का जो वैल्यू आएगा मूल बिंदु से इधर का जो x का वैल्यू आएगा वह माइनस में होगा, यहाँ पे लिखते हैं माइनस में होगा। उसके बाद जो है y का देखते हैं, तो इस बिंदु से हम y अक्ष पर जाएंगे, तो y अक्ष यही है और यहाँ पे जो है यह मूल बिंदु से नीचे वाला y अक्ष है जो कि ऋणात्मक होता है। तो इस y अक्ष पर जो y का वैल्यू होगा वह ऋणात्मक होगा यानी माइनस में होगा। तो यहाँ पे y के वैल्यू यानी कोटि का जो वैल्यू है माइनस में होगा। तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा उसका भुज का मान जो है माइनस में होगा और कोटि का मान भी माइनस में होगा, यानी दोनों माइनस में होगा। अब जो है यही बिंदु चतुर्थांश में रहेगा यानी यहाँ पे रहेगा, तो उसका चिन्ह क्या होगा। तो इसका चिन्ह देखने के लिए यहाँ से हम x अक्ष पर जाएंगे। तो x अक्ष जो यहाँ पे है मूल बिंदु से दाएं साइड वाला में है, तो दाएं साइड वाला जो x अक्ष है वह धनात्मक होता है और यहाँ का जो x का वैल्यू होगा यानी भुज का जो वैल्यू होगा वह प्लस में होगा, यानी यहाँ पे भी इस बिंदु का जो वैल्यू आएगा x और y के द्वारा आएगा, यानी x के वैल्यू से और y के वैल्यू से आएगा। तो यहाँ पे भुज का जो वैल्यू होगा वह प्लस में होगा। अब जो है y का वैल्यू देखेंगे वह प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो यहाँ से हम y अक्ष पर आएंगे, तो y अक्ष पर आएंगे तो मूल बिंदु से नीचे वाला जो y अक्ष है यह ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है। तो इस y का वैल्यू वह माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यानी चतुर्थांश में एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, यानी भुज प्लस में होगा कोटि माइनस में होगा। तो इस तरह हम चिन्ह समझ गए कि कोई भी बिंदु अगर प्रथम चतुर्थांश में रहेगा तो उसका चिन्ह किस रूप में होगा, तो प्लस प्लस में होगा, यानी भुज भी प्लस में होगा कोटि भी प्लस में होगा, यानी x भी प्लस में होगा y भी प्लस में होगा। अगर y बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो उसका वैल्यू जो होगा एक माइनस में आएगा दूसरा प्लस में आएगा, यानी भुज का मान जो आएगा वह माइनस में आएगा और कोटि का मान जो है प्लस में आएगा, यानी x का मान माइनस में आएगा और y का मान प्लस में आएगा। अगर y बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा तो उसका वैल्यू जो है दोनों माइनस में आएगा, यानी भुज का जो मान है वह माइनस में आएगा और कोटि का मान भी माइनस में आएगा, यानी x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में आएगा। अगर y बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा तो एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा, यानी भुज का वैल्यू जो आएगा प्लस में आएगा और कोटि का मान जो आएगा वह माइनस में आएगा, यानी x का वैल्यू जो है प्लस में होगा और y का मान जो है माइनस में होगा। अब जो है कोई सवाल पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा उस बिंदु का जो दोनों वैल्यू होगा वह प्लस में क्यों होगा, तो उसका जवाब यही होगा कि प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होता है वह धनात्मक x अक्ष से और धनात्मक y अक्ष से घिरा हुआ होता है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होगा प्लस प्लस में होगा। उसी तरह अगर कोई कहता है कि द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है और उसका चिन्ह जो है माइनस प्लस में क्यों आता है, तो उसका जवाब यही होगा कि वह जो बिंदु है ऋणात्मक x अक्ष से और धनात्मक y अक्ष से घिरा हुआ होता है, इसलिए उसका जो चिन्ह आएगा यानी सेकेंड चतुर्थांश में जो बिंदु का चिन्ह आएगा वह माइनस प्लस में आएगा। उसी तरह तीसरा भी बता सकते हैं कि तीसरा में जो बिंदु आएगा उसका जो चिन्ह है माइनस माइनस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो बिंदु आता है वह ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष से घिरा हुआ होता है, इसलिए वह माइनस माइनस में होता है। उसी तरह हम समझ सकते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा उसका चिन्ह प्लस माइनस में होगा। अब जो है निर्देशांक के बारे में समझते हैं। निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो है x नियामक यानी नियामक मतलब निर्देशांक कहते हैं, इसको हम x नियामक को x निर्देशांक भी कहते हैं, x निर्देशांक भी कहते हैं। और यहाँ पे y नियामक जो है इसको हम y निर्देशांक भी कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव में कि y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी यानी y अक्ष यहाँ पर है और इस अक्ष से किसी बिंदु का दूरी इधर ले चाहे इधर ले, तो इधर लेंगे तो x अक्ष की दिशा में होगा और इधर लेंगे तब भी x अक्ष की दिशा में होगा, यानी y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी उसको हम भुज कहते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पे y अक्ष जो है इससे किसी बिंदु का अगर दूरी लेते हैं इधर दाएं साइड में चाहे बाएं साइड में उसको हम भुज कहते हैं।
उसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि एक अक्ष से किसी बिंदु का दूरी कोटि कहलाता है, यानी y निर्देशांक कहलाता है। तो एक अक्ष यहाँ पर है ये वाला, और यहाँ से हम ऊपर अगर कोई दूरी लेते हैं तो वह y का वैल्यू होगा, यानी कोटि होगा। उसी तरह नीचे लेते हैं तो वह भी कोटि होगा, यानी y का मान होगा, यानी y निर्देशांक होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि एक अक्ष से किसी बिंदु का दूरी y नियामक यानी y निर्देशांक कहलाता है। अगर कोई भी बिंदु होता है, जैसे यहाँ पर है 2,3, तो यह भी एक निर्देशांक है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक है। अगर इस बिंदु का नाम हम P कर देंगे तो P का निर्देशांक जो है 2,3 है। तो निर्देशांक इसी तरह कहा जाता है। इसमें से 2 को कह सकते हैं x निर्देशांक यानी भुज है, और 3 को कह सकते हैं कि y निर्देशांक यानी कोटि है। किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, अगर मूल बिंदु पर कोई बिंदु हो, यहाँ जो है इस x अक्ष और y अक्ष से जो कटा हुआ बिंदु है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, यानी उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। और कोई भी बिंदु बनता है तो x और y के वैल्यू से बनता है। तो यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा, यानी मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। उसी तरह अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, यह x अक्ष है, इस पर एक बिंदु है, इसका अगर निर्देशांक देखना है तो x अक्ष पर तो ये है ही, यानी यह x अक्ष है, इस x अक्ष पर तो ये है ही, तो x अक्ष पर है तो x अक्ष पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ ये 1 वाला है पॉइंट और यह जो पॉइंट है 2 वाला है, तो यहाँ पे x का मान जो है 2 आ गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x का मान कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे जो बिंदु है उसका x का मान कुछ ना कुछ होगा। तो अभी नहीं है तो इसको x से लिखते हैं। उसके बाद जो है किसी भी बिंदु का 2 डायरेक्शन होता है, एक x और दूसरा y। तो x का तो आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू, इसलिए x लिख दिए। और y का देखना है तो यहाँ से हम y अक्ष पर आएंगे, तो y अक्ष पर आएंगे तो यहाँ पे जो आएंगे यहीं पे y अक्ष है, तो यहाँ पे 0 मिलेगा y का मान, इसलिए यहाँ पे y का मान 0 होगा तो यहाँ 0 लिख देंगे। और हम कह सकते हैं कि उस पर कोई बिंदु आता है तो उसका जो निर्देशांक होगा किस रूप का होगा, तो x, 0 के रूप का होगा, क्योंकि x का मान कुछ ना कुछ होगा लेकिन y का मान 0 होगा, y का मान कुछ नहीं होगा। x अक्ष पर रहेगा तो x अक्ष यहाँ है, इस पर रहेगा तो चाहे x अक्ष यहाँ भी है तो यहाँ भी रहेगा, तो इसी रूप में आएगा। यानी x अक्ष पर कोई बिंदु आएगा वह किस रूप का होगा, तो x, 0 के रूप के। यानी x का मान लीजिए 2 होगा और y क्या होगा 0 होगा, या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी x का मान कुछ ना कुछ आएगा x अक्ष पर। और उसी तरह y अक्ष पर देखते हैं, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु आता है तो y अक्ष यहाँ पर है तो इसका वैल्यू जो है कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन x का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से हम x अक्ष पर आएंगे, यही x अक्ष है, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। तो यहाँ पर x का मान 0 होगा और y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो कह सकते हैं कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु आता है तो उसका जो रूप होगा, उसका जो वैल्यू होगा किस रूप का होगा, तो 0, y के रूप, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 0, y इस रूप का होगा। x का मान कुछ नहीं होगा और y का मान होगा y अक्ष पर। यानी अब हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि x अक्ष पर x का मान होगा, y 0 होगा, और y अक्ष पर y का मान होगा और x 0 होगा। यानी x पर y 0 होगा और y पर x 0 होगा। इसको हम तल कहते हैं, यानी एक पेपर है उसको 4 भागों में बांटेंगे तो उसके द्वारा 4 पार्ट बनेगा और प्रत्येक को चतुर्थांश कहते हैं। यानी किसी पेपर को काटते हैं तो वह 1/4 में बट जाता है और उसी को चतुर्थांश कहा जाता है। यहाँ पे 4 चतुर्थांश है और इसको हम कार्तीय तल भी कहते हैं। इसका और भी नाम होता है, जैसे कि निर्देशांक तल, इसको निर्देशांक तल भी कहते हैं, इसको XY तल भी कहते हैं, इसको निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। यानी इतना सारा नाम है। चतुर्थांश का नाम एक क्या है, तो एक निर्देशांक तल है, दूसरा कार्तीय तल है, तीसरा XY तल है, चौथा निर्देशांक अक्ष है, एक और है चतुर्थांश। यानी इतना नाम है इसका। और इसी चतुर्थांश पर यह जो निर्देशांक ज्यामिति है यह पूरा इसी पर बनेगा। तो इस चैप्टर का कुछ हम बेसिक बात बताएं और इसमें का जो कुछ छूटा हुआ बात है उसको अगले वीडियो में बनाऊंगा। जब तक के लिए इतना ही। और यह जो बात बताया है इसके द्वारा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको अगले वीडियो में बताऊंगा।
जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा उसका हम बना करके अगले वीडियो में दिखाएंगे और वह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कहाँ से आया है उसको भी समझाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।